और आइए बात करेंगे नेटो के खिलाफ पुतिन के परमाणु प्लान की। यूक्रेन से भयंकर, फिनलैंड बॉर्डर पर बॉम्बर। पुतिन का टारगेट सेट, क्या बाइडेन हो गए लीड? पुतिन की परमाणु तैयारी नेटो पर पड़ेगा भारी। नेटो का इलाका पुतिन करेंगे सुपर धमाका। पुतिन ने खोला वॉर जोन का परमाणु चैप्टर। परमाणु वॉर का नया फ्रंट। तो रूस यूक्रेन युद्ध में आगे क्या होने वाला है? यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे के बाद पुतिन का नया प्लान क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तक बैकफुट पर दिख रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक फ्रंट फुट पर आने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पुतिन को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। और तो और पुतिन ने नया टारगेट सेट कर लिया है और इस टारगेट पर एक्शन भी शुरू हो गया है। क्या है पुतिन का नया टारगेट और क्या वो एक्शन लेने वाले हैं? देखिए बस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तो युद्ध का ट्रेलर मात्र है। अभी तो सिर्फ वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगाई गई है। परमाणु विनाश का असली चैप्टर अभी खुलना बाकी है। यूक्रेन को बारूदों का देश बनाने के बाद अब पुतिन ने नया टारगेट सेट कर दिया। इस टारगेट की खबर किसी को तब तक नहीं लगी जब तक पुतिन ने खुद ऐसा चाहा नहीं। अब तक पूरी दुनिया की नजर सिर्फ यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की तस्वीरों पर थी। लेकिन शुक्रवार को पुतिन ने रूस में एक अलग ही नजारा दिखाया। यह तस्वीर जश्न की थी, यह तस्वीर जोश की थी, यह तस्वीर रूस के गर्व की थी। यह तस्वीर अमेरिका के घमंड को तोड़ते हुए यूक्रेन पर कब्जे की थी। जिस वक्त पुतिन मंच पर नारा लगा रहे थे, भले ही दुनिया उस वक्त पुतिन को जश्न में डूबे एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देख रही थी, लेकिन पुतिन का दिमाग उस वक्त भी काम कर रहा था और पुतिन फुल एक्शन में थे। और वो एक्शन था नए टारगेट पर, जो इस जश्न से पहले ही सेट हो चुका था। इसका खुलासा किया है इजराइल की एक खुफिया एजेंसी इमेजसेट इंटरनेशनल ने। दावा किया गया है कि फिनलैंड के करीब ऑल इंडिया एयरबेस पर रूस ने परमाणु बम वर्षकों को तैनात किया है। बम वर्षक TU-160 और TU-95 की तैनाती हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बम वर्षक परमाणु बम बरसा सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि 21 अगस्त को 4 TU-160 बॉम्बर और 25 सितंबर को TU-95 बॉम्बर का पता चला था। 12 अगस्त को एयरबेस पर कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में ही दिखा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ओलेनिया एयरबेस पर तैनात बॉम्बर एंगेल्स एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं। एंगेल्स एयरबेस यूक्रेन के पास रूस का इकलौता बॉम्बिंग सेंटर है। क्रूज मिसाइलों और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम बॉम्बर फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही एक्टिव है। अब सवाल यह है कि बॉम्बर की तैनाती की यह खबर अचानक से क्यों बड़ी हो गई? इसके पीछे कारण क्या है? इतने दिनों से तो यह खबर आ रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस पिछड़ रहा है। कई जीते हुए इलाके रूस को वापस करने पड़े। वेस्टर्न मीडिया ने भी यह दावा किया कि पुतिन युद्ध में फंस गए हैं और वो इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे।
लेकिन इन दावों के बीच पुतिन ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका समेत पूरे नेटो के होश उड़ गए। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह का आदेश दे दिया। लुहांस्क के 98.4%, डोनेत्स्क के 99.2%, दक्षिण जोपोरोजिया के 93.1% और खैरसॉन के 87% लोगों ने रूस के साथ विलय के पक्ष में फैसला लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की इस चाल से बाइडेन परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी नेटो क्षेत्र के हर एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए हमारे नेटो सहयोगियों के साथ पूरी तरह से तैयार है। And we're fully prepared to defend it. I want to say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. And I've been in close touch with our allies. We're announcing new sanctions today as well, that including new authorities to sanction anyone who provides political or economic support to Russia's fraudulent territorial claims. And I've been in close touch with our NATO allies who are united in our resolve to take on his aggression. ऐसे में रूस पहले ही जब परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है, अब बाइडेन पर साफ साफ युद्ध से पीछे नहीं हटने की बात कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे के बाद क्या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? ये लड़ाई बढ़ेगी और इसमें कोई शक नहीं। अब बड़े रिन्यूड अटैक करेगा यूक्रेन, और ऐसे में अगर रूस समझता है कि उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जैसे रूस ने अपनी फिलॉसफी बताई है कि वो हर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है लड़ाई के दौरान में अगर रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल तक भी कर सकता है। इसमें एक ये आशंका जताई जाती है। अमेरिका अब तक यूक्रेन युद्ध में सीधे शामिल होने से इनकार करता रहा है, लेकिन अब जब बाइडेन सीधे सीधे पुतिन का नाम ले रहे हैं, तो क्या इसे अमेरिका की बदली हुई रणनीति समझा जाए? रूस ने फिनलैंड के बॉर्डर पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाले बॉम्बर को तैनात कर ये जाहिर कर दिया कि वो पीछे तो नहीं हटने वाला, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब बात नेटो के देशों पर आएगी तो अमेरिका क्या करेगा? आखिर अमेरिका नेटो देशों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है? तो ये सच्चाई हो सकती है, क्योंकि रूस किसी हद तक जा सकता है इस लड़ाई के अंदर। और ये भी है कि स्पेस को अगर आप देखें तो 2 चीज़ों में रूस ने काफ़ी तरक्की की है। एक तो स्पेस के अंदर जो की है, और एक हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये सच्चाई है, अगर रूस ऐसी बात कुछ कह रहा है या रूस से ये इंटेलिजेंस मिला है तो ये पुख्ता इंटेलिजेंस है, और मुझे लगता है अमेरिका और नेटो इसको काउंटर करने के लिए अपनी योजना बनाएंगे। मगर ये सच्चाई है कि रूस किसी हद तक जा सकता है, और वो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली हैं या जो GPS है उनको बर्बाद कर सकता है। हालांकि यूक्रेन पर कब्जे के बाद अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश आर्थिक प्रतिबंधों से आगे नहीं निकल पाए, इसलिए यह भी संभव है कि अमेरिका और उसके सहयोगी और इंतजार करें। और देखिए, अब सवाल यहां पर यह है कि आगे क्या हो सकता है। तो क्या युद्ध और तेज होगा? यह एक सवाल यहां पर उठ रहा है। क्या युद्ध और तेज होगा भी? क्या यह युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप लेगा? यह भी एक सवाल उठ रहा है। क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? एक सवाल यह भी उठता है। पुतिन और बाइडेन का आखिर अगला प्लान क्या है? यह सवाल इसका जवाब सब जानना चाहते हैं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत क्या करने वाला है? क्या भारत किसी खेमे में शामिल होगा? बाइडेन पुतिन भारत का साथ क्यों चाहते हैं? यह भी एक सवाल है। सबकी नजर भारत पर है, और इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहां पर खड़ा है वो भी आप जानिए। तो बाइडेन और पुतिन यानी अमेरिका और रूस, इन दोनों देशों में भारत किसका साथ देगा और दोनों देशों की भारत से क्या उम्मीदें हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉर जोन में रूस और अमेरिका खड़े हैं, लेकिन जिस एक देश पर दुनिया की नजर है वो भारत है।
भले ही भारत ना अमेरिका के साथ है और ना रूस के साथ, लेकिन युद्ध में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप भारत का स्टैंड समझिए, जिसे दुनिया बड़े ही ध्यान से देख रही है। सबसे पहले ताजा यूएन में जो हुआ वो समझिए। रूस के यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर वोटिंग हुई। कुल 15 देश इस वोटिंग में शामिल हुए थे, जिसमें से 10 देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की, लेकिन भारत इससे दूर रहा है। न पक्ष में न ही विपक्ष में भारत ने वोटिंग ही नहीं की। भारत ने यूएन में साफ किया कि वो यूक्रेन में तुरंत हिंसा और लड़ाई रोकने की मांग करता है। सिर्फ बातचीत से ही मतभेद और विवाद खत्म हो सकते हैं, भले ही वो फिलहाल कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ शांति के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने को कहा है। अब समझिए कि जब भारत युद्ध के खिलाफ है तो उसने वोटिंग से दूरी क्यों बनाई। दरअसल भारत मानता है कि इस तरह की वोटिंग से कुछ हासिल हो नहीं सकता है। बेहतर होगा कि युद्ध को रोका जाए, और ये बात पीएम मोदी भरे मंच से सीधी बातचीत में पुतिन को समझा चुके हैं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ पुतिन को नहीं समझाया था, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर तो अमेरिका को यह बता चुके हैं कि हर मामले को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह से भारत की भी अपनी जरूरत है और वो उसी हिसाब से काम करेगा। बावजूद इसके सवाल ये कि जिस तरह से रूस परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, दुनिया के पास क्या विकल्प है? क्या अमेरिका भारत के रुख को लेकर चिंतित है? क्या अमेरिका अभी भी रूस की धमकी को मामूली मान रहा है? सुनिए अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। We're focused on making sure that we're all acting responsibly, especially when it comes to this kind of loose rhetoric. We have been very clear with the Russians publicly and as well as privately to stop the loose talk about nuclear weapons. भारत ने रूस को युद्ध रोकने के लिए कहा तो रूस ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका भी भारत पर कोई दबाव नहीं डाल पा रहा है। सवाल यह है कि आखिर दोनों पक्ष भारत को अपनी ओर क्यों लाना चाहते हैं। सवाल ये कि अगर नेटो और रूस में युद्ध छिड़ा तो भारत किस ओर खड़ा दिखेगा। संकट के संदर्भ में भारत की नीति डे 1 से बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत इस संकट में किसी एक पक्ष का साथ नहीं देगा। भारत ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में एक तटस्थता की नीति अपनाई है और भारत ने ये बार बार कहा है कि यूक्रेन संकट का समाधान सिर्फ और सिर्फ निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। और भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और किसी भी राष्ट्र की अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का जो उसका सॉवरेन राइट है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आखिर कब तक भारत दोनों पक्षों से बराबर दूरी बनाए रखेगा? क्या भारत किसी रणनीति पर काम कर रहा है? पहले पीएम मोदी ने रूस को युद्ध पर नसीहत दी, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को फटकारा। बावजूद इसके ये देश भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये जो सभी राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो विश्व के अन्य महाशक्तियां हो, वो भारत को अपने साथ लेना चाहते हैं। भारत के साथ वो क्लोजली कोलैबोरेट करने की मंशा रखते हैं। ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि भारत का प्रभाव वैश्विक मामलों में लगातार बढ़ रहा है, लगातार गहरा हो रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत ने
जो ये वैश्विक संकट है उस पे एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व शांति का पक्षधर है। भारत ने इस यूक्रेन संकट के संदर्भ में किसी एक पक्ष का साथ न देते हुए महाशक्तियों के बीच में संवाद की बात कही है। भारत की भूमिका के बाद एक बार फिर से रूस यूक्रेन की ओर लौटते हैं। युद्ध में पुतिन ने जिस तरह से किसी बात की परवाह नहीं की, उससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड वॉर या फिर एटमी वॉर का दुनिया पर कितना बड़ा खतरा है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन पहले भले ही एटमी हथियार के इस्तेमाल को लेकर ब्लफ कर रहे थे, लेकिन अब ये सच्चाई हो सकती है और पुतिन अगर धमकी दे रहे हैं तो वो परमाणु हमला भी कर सकते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसे में सवाल ये कि क्या 21वीं सदी का पहला परमाणु युद्ध होने वाला है? यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे के बाद पुतिन का अगला टारगेट क्या है? अब जो है वो हो सकता है कि अगला कुछ और इलाका ले, क्योंकि सच्चाई है कि जो पुतिन है वो बार बार ग्रेटर रशिया की बात करते हैं। तो ऐसे में कजाकिस्तान का जो इलाका है कुछ वो लेने की कोशिश करेगा, फिर दूसरा जॉर्जिया भी हो सकता है। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि पुतिन का अगला क्या स्टेप होगा। मगर ये सच्चाई है जो अभी इलाके इसने अपने इलाकों के साथ मिलाए हैं, जिनको एनेक्स कर लिया है, उनको भी अब रखना उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जो उन पे हमला करेगा नॉर्थ ईस्ट में खार्किव और उसके चारों तरफ का जो इलाका है 6 से 7 हज़ार किलोमीटर यूक्रेन ने जीत लिया है। नाटो जो है और यूएस उसको बड़े हथियार दे रहा है। तो ये लड़ाई वहाँ रुकने वाली नहीं। इन सब हालात में अमेरिका और रूस के लिए यही ठीक होगा कि वो भारत की बात माने और सबसे पहले युद्ध को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, सवाल यहां पर खत्म नहीं हो जाते, सवाल यहां पर अब भी उठते हैं। और सवाल यह है कि भारत इतना मजबूत स्टैंड कैसे ले पा रहा है और इसके पीछे मोदी सरकार की 7 सालों की मेहनत है। इसका जवाब ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिफेंस पॉलिसी एकदम साफ है। सेनाओं को मजबूत करने के साथ साथ आधुनिक भी करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले लिए हैं उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब वो बड़े फैसले क्या हैं वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। कैसे बन रहा है भारत सुपर पावर, तो देखिए वो फैसले आपको बताते हैं। सीडीएस के पद का उन्होंने गठन किया, तीनों सेनाओं से कोऑर्डिनेशन का काम उन्होंने किया, प्रधानमंत्री को रक्षा मामलों में सलाह देगा ये, और इससे बहुत आसान भी होगा जब तीनों सेनाएं एकजुटता के साथ काम करेंगे। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड की प्लानिंग यहां पर की गई है। आपात स्थिति में कमांड में आसानी होगी ऑपरेट करने में, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, कोई टास्क पूरा करने में। रक्षा मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग तैयार करवा दी, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए संसाधन में। मेक इन इंडिया हथियारों को बढ़ावा यहां पर दिया गया है और इसलिए भारत सुपर पावर बन रहा है। डिफेंस डील में देश में हथियार बनाने का समझौता किया गया है। हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमेशा ताक में रहते हैं परेशानी खड़ी करने के लिए, चीन से निपटने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को मजबूत किया है भारत। चीन और पाकिस्तान सीमा पर माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात भी किया गया है। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में 10,000 और जवान अभी शामिल किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नीति ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। 101 तरह के हथियारों की आयात पर रोक लगा दी गई है। यह हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहां पर मजबूत बनाया जा रहा है। 101 तरह के हथियारों की आयात पर रोक लगाई है। असॉल्ट राइफल और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट अब देश में बन रहे हैं, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। 5 साल में रक्षा निर्यात 334% बढ़ गया है। 75 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह 7 कंपनियां बनाई गई और ये कंपनियां पिस्तौल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। मेड इन इंडिया जोर दिया जा रहा है। भारत आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है। दुनिया के देश भारत से तेजस खरीदना चाहते हैं।
पीएम मोदी की स्वदेशी रक्षा मंत्र हम आपको बता रहे हैं। और अब फिर से बात हम रूस की करते हैं, जो ये कह तो रहा है कि वो परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी नहीं चूकेगा, लेकिन क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के गैस वॉर से पूरा यूरोप फिलहाल इस वक्त परेशान है। पुतिन का गैस वॉर, यूरोप में हाहाकार। रूस का गैस वाला एक्शन, अब थर थर कांपेंगे दुश्मन। रूस ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन के साथ जंग इतने दिन तक चलेगी। पुतिन तो दावा कर रहे थे कि वो चंद दिनों में यूक्रेन को मिट्टी मिला देंगे, लेकिन वैसा हो न सका। दरअसल यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश खड़े हो गए। इतना ही नहीं, रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस से आयात निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कई देशों ने रूस से गैस के आयात पर पूरी तरह बैन लगा दिया, तो कुछ देशों ने आंशिक रूप से बैन लगा दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि रशिया के कौन कौन से देश नेचुरल गैस का आयात करते हैं। वो देश अपनी कुल खपत का कितना फीसदी गैस के रूप में लेते हैं। रूस यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप में 40% गैस रूस से सप्लाई होती थी। यूरोप को 30% तेल की सप्लाई भी रूस से होती थी। यूरोप में करीब 75% गैस की सप्लाई रूस से होती है। जर्मनी में 90% गैस का आयात रूस से होता है। इटली करीब 80% गैस रूस से खरीदता है। बेलारूस, तुर्की, नीदरलैंड, हंगरी और कजाकिस्तान में रूस से गैस सप्लाई होती है। बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड भी रूस से गैस खरीदता है। चीन और जापान भी रूस से गैस सप्लाई लेते हैं। यूक्रेन वॉर के बीच इन देशों ने रूस से गैस लेना बंद किया, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर रूसी गैस के बिना उनका गुजारा कब तक और कैसे होगा। -50 डिग्री से नीचे पारा होगा। भीषण ठंड में बिजली की सप्लाई जब ठप हो जाएगी तब क्या होगा? खून जमने से बचने के लिए घरों को कैसे किया जाएगा गर्म? रूस पर बैन के बाद एक कयास लगाए जाने लगे कि पुतिन कंट्री की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन उल्टे पुतिन ने यूरोप को गैस सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद उन देशों की टेंशन बढ़ गई जो रूस की गैस पर निर्भर रहते थे। इस बीच जर्मनी ने आरोप लगाया कि रूस गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं नेटो महासचिव ने व्लादिमीर पुतिन की यूरोप पर एनर्जी ब्लैकमेल का आरोप लगाया और कहा कि पुतिन के इस फैसले से सर्दी में नागरिकों की मुसीबत बढ़ सकती है। रूस पर जिन जिन देशों ने बैन लगाए और प्राइस कैप लगाया, पुतिन उन देशों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। हालांकि गैस की सप्लाई रोकने से रूस को खुद अरबों का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद पुतिन गैस रोककर उन देशों पर करारा प्रहार करने का प्लान बना रहे हैं। रूस के गैस सप्लाई रोकने से और किन किन चीजों पर असर पड़ेगा? पुतिन की सोच और संकेत साफ है। हम झुकेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि हमने प्लान में बदलाव किया। बारूदी प्रहार के साथ गैस वॉर भी जारी रखेंगे। पुतिन की इस वार्निंग पर बाइडेन की ओर से रिएक्शन आया। अमेरिका ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऊर्जा को हथियार बना रहे हैं। कहते हैं ना कि जंग में सब जायज है, शायद इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं पुतिन। तभी गैस की सप्लाई रोककर रूस अपना भी आर्थिक नुकसान कर रहा है और दुश्मनों पर कड़ी चोट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें टाइम्स नाउ भारत के साथ।